हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आप सभी की लाइफ पढ़ाई। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड इसकी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है बच्चों को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बड़ा मुश्किल लगता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और उनके बहुत सारे मैकेनिज्म हैं और इसको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। मतलब चाहे किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको भी थोड़ी सी मेहनत करके सब कुछ मैकेनिज्म से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। आज रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड क्लीवेज के बारे में या बॉन्ड फ्यूजन के बारे में, बॉन्ड तोड़ने के बारे में और स्टेबिलिटी। जो कंपाउंड्स बनेंगे बॉन्ड तोड़ने के बाद उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, जिसे हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। बहुत अच्छे से देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 11th के लिए, 12th के लिए, वरीड हो स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेईई, नीट के लिए, सो डोंट वरी, इन सभी कैटेगरीज से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड जो वीडियोस होती हैं वो कैसे होती हैं, पहले मैं कंसेप्ट कराता हूँ, फिर उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बोर्ड के लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन और हर एक कंसेप्ट के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस 40 ईयर के एमसीक्यूज होते हैं जेईई एंड नीट के लिए। एंड सभी वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री में देख सकते हो अनअकैडमी पर, वो एड फ्री हैं। बड़ा फायदा ये रहता है वहां पे। एंड सबसे जरूरी बात कि आप उन सभी वीडियोस के नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड क्या है, कलर्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। आप ना भी चाहोगे तब भी आपका पढ़ने का दिल करेगा। तो सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक ओपन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड वीडियोस का फायदा उठाइए। मिलते हैं अनअकैडमी पर। ओके, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब समझते हो ना? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और कार्बन जो होता है उसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब इस बॉन्ड को हमने तोड़ना है। अब इस बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक तरीके को बोला जाता है होमोलिटिक फ्यूजन और दूसरे तरीके को बोला जाता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। दो तरीके से बॉन्ड फ्यूजन होगा, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। इमेजिन करो कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाए कि दोनों के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस तरह के फ्यूजन को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। होमो मतलब एक जैसा। दो एटम्स के बीच में वो बॉन्ड था, दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन यूज किए थे और दोनों के पास उनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब दूसरा केस समझे, जैसे कि इनके बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में। इनमें से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इमेजिन कर लेते हैं कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड को इसने अपनी तरफ खींच लिया तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह का फ्यूजन कहलाता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब जरूरी बात जो आपने याद रखनी है, होमोलिटिक फ्यूजन के लिए आपको लेस अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए आपको लेस एनर्जी की जरूरत होती है। इवन सनलाइट में भी ये रिएक्शन करवाई जा सकती है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो बात हुई होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। अब टॉपिक पे आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कुछ इस तरह से है, मैं करूं कि Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है। अब मैं आपको बोलता हूं इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है कि इन दोनों में से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। और ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो Cl के पास एक डॉट आएगा, ऐसे Cl के पास अपना इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑलरेडी इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो बने हैं इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। याद रखिए, हमेशा जब भी होमोलिटिक फ्यूजन होगी तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब बात करते हैं हेटेरोलिटिक फ्यूजन की। पॉसिबल है कि कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना हुआ हो। ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन का बना हुआ है क्लोरीन के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? आपको पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन, देखो अपना इलेक्ट्रॉन तो वो छीनेगा ही, इसको भी छीन लेगा। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन हुई और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बोकटायन। अगली बात करें, मान के चलो कि कार्बन का लिथियम के साथ बॉन्ड है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, लिथियम एक मेटल है, इन्हें बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बहुत डिस्कस करेंगे। मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल समझो आप मेरी बात को कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे हम लोग बोलेंगे कार्बो एनायन। बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है? देखो, एक बॉन्ड था दो एटम्स के बीच में, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। जब कोई एक लेके जा रहा है ना, मतलब बराबर बंटवारा नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं हेटेरोडिटिक। अगर बंटवारा कुछ इस तरह हुआ से हुआ कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसे बोलेंगे कार्बोकटायन। कुछ इस तरह से हुआ कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए, उसे बोल देंगे कार्बो अनायन। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। सिंपल समझने की कोशिश करना। आई होप ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। पहले कार्बोकटायन की बात कर लेते हैं। अब देखो, एक बॉन्ड तो टूटा ही है। यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड, वैसे 4 बॉन्ड बनाते हैं बट एक बॉन्ड हम तोड़ के आए हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिखाओगे, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड दिखाओगे, यहाँ पे भी आप 3 बॉन्ड ही दिखाने वाले हो, यहाँ पर भी आप 3 बॉन्ड ही दिखाने वाले हो। अगर इस कार्बन ने तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लगाए हुए हैं, हो सकता है कि इसने एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ हो, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ हो सकता है कि इसके दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ हो, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो सकता है कि इसके तीनों बॉन्ड ही कार्बन के साथ हों। जब इसके तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ है ना, उसे बोलते हैं 3 डिग्री या टर्सरी। जब इसके 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हैं तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी, 2 डिग्री। अगर इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ है तो इसे कहेंगे प्राइमरी। जब इसका एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं है उसे आप प्राइमरी भी कह सकते हो, 0 डिग्री भी कह सकते हो। आपसे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि कार्बन स्टेबल है? बताइए। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन अनस्टेबल है, क्योंकि हर कोई ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके 6 बॉन्ड हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी से ज़रूरत है। अब ये जो CH3 है ना, एक अभी के लिए नॉलेज के लिए मेरी बात याद रख लो कि जो मिथाइल होता है ना CH3, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। मान के चलो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, या मान लो कि इसे भूख लगी है और इसे ये बंदे खाना खिलाने वाले हैं, देन इसे अच्छा फील होगा? नहीं होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये कार्बन की कमी से जूझ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है और ये बोले कि हम देंगे तुझे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे मांगने वाले बैठे हैं इसके पास। यहाँ पे एक बंदा देने वाला, 2 मांगने वाले हैं। यहाँ पे 2 देने वाले, 1 मांगने वाले। यहाँ पे तीनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे और तीनों इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया फील कब करेगा ये? इस केस में, फिर इस केस में, फिर इस केस में। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोकटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होते हैं 1 डिग्री। बात क्लियर हुई? इसी तरह से आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाएगा किसका भाई? कार्बो अनायंस का। फोकस करना इस बात पे। एंड बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है कि आपको कन्फ्यूज़न हो ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो भाई, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बात समझा रहा हूँ, तो आपको एक भी पॉइंट मिस तो करना नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। कार्बो अनायन मतलब जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। देखो ये नेगेटिव चार्ज आया मतलब अभी एक बॉन्ड तो हम तोड़ के आए हैं, तो 3 बॉन्ड ही बचेंगे। ठीक है, इसके तीनों बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके एक बॉन्ड पे लगा देते हैं कार्बन, बाकी 2 बॉन्ड पे हम लगा देते हैं हाइड्रोजन। इसमें क्या करते हैं? 2 बॉन्ड पे कार्बन लगा देते हैं, 1 बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या करते हैं? तीनों बॉन्ड पे हम लोग कार्बन लगा देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप मुझे बताइए।
कार्बन नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना। देखो ऑक्टेट इसका भी पूरा नहीं है, बट नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव चार्ज जब भी आ जाता है ना किसी पे, मतलब वो हैवी हो चुका है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ चुके हैं। अब सिंपल समझो यार कि इसके पास नेगेटिव है, मतलब ये ऑलरेडी रजा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, और इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले बंदे हैं। एक बंदा है जिसका पेट भरा हुआ है और उसके 3 दोस्त उसे कहीं पार्टी ले ले, चलेगा क्या? उसे अच्छा लगेगा? एक बंदे जब ऑलरेडी वो बहुत भारी हो चुका है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो उसे क्या करेंगे? अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, थोड़ा कम अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन होगा? CH3, फिर ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? बताइए। वहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसे अच्छे लगेंगे। यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अच्छे नहीं लगेंगे। ओके हुई। अगली बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्या सीन है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स अभी मैंने आपको बताई थी। फ्री रेडिकल्स बोलते किन्हें हैं? फ्री रेडिकल्स बोला जाता है जब डॉट आ जाता है कार्बन पे, ठीक है। ये हाइड्रोजन 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 इस केस में करते हैं, यहाँ पे कार्बन पर डॉट, बाकी यहाँ पे CH3, बाकी सब जगह क्या लगेगा? H। यहाँ पे C डॉट CH3 CH3 हाइड्रोजन, C डॉट CH3 CH3 CH3। मेरी बात समझो कि अगर ये Cl है, तो क्या ये स्टेबल है? स्टेबल किसे बोलते हैं? जब कार्बन के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऐसा तो नहीं है, देखो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हुई हैं। मतलब चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकटायन हो, वो इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उन्हें वो ग्रुप अच्छे लगते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इसे अच्छे लगेंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे एक भी ग्रुप ऐसा नहीं है ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है और इसको कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है? तो सम अप करें, कार्बोकटायन एंड जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर 0 डिग्री। और फ्री एनायन की स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है? 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम होते हैं 3 डिग्री। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। आई होप कि सबको समझ में आपको आ गया है। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। श्योर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोज़ और आप चाहते हो कि हाँ सर को इनक्रेज करना चाहिए, सर का साथ देना चाहिए, मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।